सभी को गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी काम करेगा। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में केवल हमारा डायग्राम बस बनाने के लिए आता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम थ्योरी भी इसकी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन है। ठीक है, इसके बारे में, इसके विभिन्न पार्टों के बारे में और किस पार्ट का क्या काम होता है, एक एक चीज को आज हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या होता है? पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन, ठीक है, एक्चुअली अगर हम वर्कशॉप में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ठीक है, तो हमें ये अगर नहीं मालूम रहता है कि कौन सा जनरेटर है, कौन सा मोटर है, ठीक है, तो उसको हम अपन मशीन ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो अपना जनरेटर है और मोटर, इन दोनों को पढ़ने के पहले अगर हम डीसी मशीन पढ़ लेंगे, उसके बारे में पढ़ लेंगे, है ना, तो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो डीसी मशीन, ठीक है, डीसी मशीन की परिभाषा क्या कहती है कि वह युक्ति जो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में क्या करती है, रूपांतरित करती है, वो हमारा क्या कहलाता है? डीसी मशीन कहलाती है। ठीक है, डीसी मशीन की परिभाषा क्या लिखेंगे हम? वह युक्ति जो एक ऊर्जा को क्या करता है, दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? डीसी मशीन कहलाता है। अब डीसी मशीन के दो पार्ट होते हैं। एक कौन सा होता है? एक आपका होता है डीसी जनरेटर, और दूसरा कौन सा होता है आपका? डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मशीन के कितने पार्ट हुए? दो। ठीक है, एक कौन सा होता है? डीसी जनरेटर, और दूसरा कौन सा होता है? डीसी मोटर। ठीक है, तो डीसी मशीन की परिभाषा हमारी क्लियर हो गई है ना? आप लिख भी लीजिएगा कि वह युक्ति जो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित करती है, वह डीसी मशीन कहलाती है। और डीसी मशीन के कितने पार्ट होते हैं? दो। एक कौन सा हुआ आपका? डीसी जनरेटर, और दूसरा कौन सा होता है? डीसी मोटर। ठीक है, अब डीसी जनरेटर की परिभाषा हमारी क्या होगी? इसकी परिभाषा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, वैद्युतिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति हमारी क्या कहलाती है? डीसी जनरेटर कहलाता है। और डीसी मोटर की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? डीसी मोटर की परिभाषा हम लिखेंगे वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? डीसी मोटर कहलाती है। ठीक है, दोनों की परिभाषा हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हम डीसी जनरेटर या डीसी मोटर पढ़ने के पहले हम क्या पढ़ लेंगे? पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारे जनरेटर के पार्ट होते हैं वही हमारे मोटर के भी पार्ट होते हैं, है ना, कुछ डिफरेंस नहीं होता है ना, क्योंकि जो योक, बॉडी, आर्मेचर, कम्यूटेटर जो इसमें होते हैं वही हमारे डीसी मोटर में भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्चुअली बात करें कि डिफरेंस बिटवीन योर डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर, ठीक है, इन दोनों में अंतर कैसे है, और अगर हमारे वर्कशॉप में रखी हुई है, जनरेटर रखा हुआ है, मोटर रखा हुआ है, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा हमारा जनरेटर है, कौन सा मोटर है ना? तो एक इसमें अंतर आपके एग्जाम में भी आता है। जो हमारा जनरेटर होता है, ठीक है, तो जनरेटर की बॉडी क्या होती है कि खुली हुई बनाई जाती है। ठीक है, और मोटर की बॉडी क्या होती है? पैक रहती है। ऐसा क्या होता है? एक्चुअली हम डीसी जनरेटर को क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। ठीक है ना, तो जब हम यांत्रिक देंगे तो वहां पे क्या होता है? फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन जब होता है तो वहां पे हीट एब्जॉर्ब हो जाती है ना, उसी हीट को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जनरेटर की बॉडी को हल्का खुली हुई बनाते हैं। ठीक है, और मोटर की जो बॉडी होती है हमारी क्या रहती है? पैक रहती है। ठीक है, ये इसका मुख्य अंतर एग्जाम में भी आता है। ठीक, अब जस्ट इसके आगे हम पढ़ेंगे, है ना, क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन, है ना, पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, ये जो इसके सब अलग अलग भाग हैं ना, सब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मशीन में सबसे पहला नंबर आपका क्या होता है? योग, है ना, क्या होता है? योग। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, योग क्या होता है, किसका बना होता है, क्यों इसी का बना होता है, ठीक है, और सब इन्हीं चीजों, यहाँ से हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं ना, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर योग। योग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये जो मशीन का सबसे आउटर वाला पार्ट होता है, ठीक है, बाहर वाला भाग, वो क्या कहलाता है? योग कहलाता है। ठीक, अब ये योग आपका बना किसका होता है? ठीक है, तो योग हमारा किसका बना होता है? तो छोटी मशीन में योग दूसरे मेटल का बना होता है और बड़ी मशीनों में दूसरे का। ठीक है, और एग्जाम में भी आता है ना, तो जो छोटी मशीनें होती हैं, छोटी मशीन में किसका बना होता है? कास्ट
आयरन का, ठीक है। और जो हमारी बड़ी मशीनें होती हैं, जो हमारी बड़ी मशीनें होती हैं, तो बड़ी मशीनों में किसका बना होता है? कास्ट स्टील का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा यहां से, है ना। जो छोटी मशीनें होती हैं उसकी बॉडी किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। जो बड़ी मशीनें होती हैं उनकी बॉडी किसकी बनी होती है? कास्ट स्टील की बनी होती है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है अगर आपसे पूछा जाए, है ना, हम बड़ी मशीनें कास्ट आयरन की क्यों नहीं बना सकते, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो बड़ी मशीनें होती हैं तो ये खुदा पहले से ही क्या रहती हैं कि ज्यादा वजन पे रहती हैं, और आपका जो कास्ट आयरन होता है तो ये क्या होता है, वजन में थोड़ा ज्यादा भारी रहता है। तो इसकी बॉडी अगर हम कास्ट आयरन से बना देंगे तो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसपोर्टिंग के लिए क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, है ना। इसलिए हम बड़ी मशीनें कास्ट आयरन की ना बना के कास्ट स्टील की बनाते हैं। और दूसरा डिफरेंस इसमें क्या है? दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो कास्ट स्टील होता है तो मतलब इसमें म्यू का मान क्या होता है? चुंबकशीलता का मान ज्यादा होता है। अगर चुंबकशीलता का मान ज्यादा होता है तो ये क्या होती है? एफिशिएंसी ज्यादा देती है। इसीलिए हम बड़ी मशीनें किसकी बनाते हैं? कास्ट स्टील की बनाते हैं, ठीक है। ये मुख्य इनमें अंतर था। और यहां से एक क्वेश्चन और आता है हमारा वर्क, है ना, कि योग का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो योग का पहला कार्य होता है, योग का पहला कार्य क्या होता है कि यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। देखिए अगर हम इस बॉडी को ना लगाएं, है ना, तो यहाँ पे अपना क्या रहेगा? यहाँ पे पोल, है ना, फिर यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग करेंगे, फिर हमारा होगा क्या? आर्मेचर, है ना, फिर आर्मेचर बाइंडिंग करेंगे। तो इस बाइंडिंग में अचानक मान लीजिए हम कुछ हैमरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अचानक बाइंडिंग पिघली, बाइंडिंग का इंसुलेशन हट गया, और भी अन्य समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसको बॉडी मतलब कि योग लगाते ही लगाते हैं, ठीक है। तो योग का काम पहला क्या होता है? यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। मशीन की क्या करता है? यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है ना। इसको लिख लीजिएगा, पहला नंबर है इसका यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। और दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम ये होता है कि ये जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं ना, इनको क्या करता है? मार्ग प्रदर्शित करता है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं को मार्ग प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। अब संभवतः है योग से हमारे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो छूट गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, पार्ट नंबर दूसरा, है ना। दूसरा क्या होता है आपका? पोल के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। योग के बाद क्या होता है आपका? पोल, ठीक है। अब हम पोल की बात करते हैं, ठीक है। तो पोल की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2, और मैक्सिमम कितनी संख्या हो सकती है इसकी? 8, ठीक है। ये आता भी है क्वेश्चन में, है ना। मिनिमम कितनी संख्या होती है? 2, और मैक्सिमम कितनी होती है? 8, और हमेशा ये 2 के गुणज में ही होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे चुंबक का मैग्नेट में आपने पढ़ा है कि एक छोटा से छोटा भी चुंबक होता है, हमेशा उसमें 2 ही ध्रुव रहेंगे, है ना, यन और यस, ठीक है। इसी कारण जो हमारे पोल होते हैं तो हमेशा क्या होते हैं? 2 के गुणज में होते हैं, ठीक है। और जो पोल होता है तो पोल के आगे की आकृति ये वाली, है ना, ये आपका पोल हुआ, और ये पोल के जो आगे की आकृति होती है तो किस आकृति की दिख रही है? सु आकार की, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आता है हमारा, है ना, ये जो पोल के आगे की आकृति होती है तो सु आकार की ही क्यों होती है, ठीक है। तो ये इसलिए होती है कि ये आपका क्या है? यहाँ पे बीच में है आर्मेचर, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब हम आर्मेचर को रखेंगे, है ना, तो यहाँ पे बल रेखाओं का छेदन होगा, जिससे यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ये जो बल रेखाएं है ना, इसको सु आकार का इसलिए बनाया जाता है कि जो बल रेखाएं है ना तो ज्यादा से ज्यादा क्या करे? काटे। क्योंकि अगर इसको हम फ्लैट सीधा बना देंगे तो बल रेखाएं हमारी क्रॉस हो जाएंगी इन होलों में, ठीक। तो इसको सुआकार का इसलिए बनाया गया है कि बल रेखाओं को क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा काटेगा, और जितना ज्यादा बल रेखाओं को काटेगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा? हमारा ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। इसीलिए जो हमारे पोल होता है इसके आगे की आकृति सुआकार की बनाई जाती है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। अब जस्ट इसके आगे हम पढ़ेंगे, है ना, कि पोल पर हम कितने प्रकार की वाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पोल पर हम 2 प्रकार की बाइंडिंग कर सकते हैं, है ना। एक कौन सी होती है आपकी? सीरीज बाइंडिंग, और एक कौन सी हो सकती है? शंट बाइंडिंग, ठीक है। अब ये जो सीरीज बाइंडिंग होती है आपकी क्या होती है? मोटे वायर, है ना, मोटे वायर के कम टर्न, ठीक है। अब मोटे वायर के कम टर्न रहेगा तो इस पे क्या होगा आपका? अगर मोटे वायर के कम टर्न रहेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? कम, है ना।
तो प्रारंभिक टार्क का मान क्या होगा, ज्यादा, है ना। तो इसलिए कुछ स्टार्टिंग टार्क के लिए हम पोल पे कौन सी बाइंडिंग करते हैं, सीरीज बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। अब अगर आप बात करें शंट की, तो शंट में क्या होता है, पतले वायर के ज्यादा टर्न, पतले वायर के जब ज्यादा टर्न होंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान क्या होगा आपका, ज्यादा, है ना। तो मतलब कि कांस्टेंट स्पीड के लिए हम, है ना, पोल पे कौन सी बाइंडिंग करेंगे, शंट बाइंडिंग करेंगे, है ना। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जस्ट इसके आगे हम, ठीक है, पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट अपना क्या है, ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्या, आर्मेचर, है ना। इसके बाद हम आर्मेचर की बात करते हैं, है ना, कि आर्मेचर क्या होता है, किसका बना होता है, ठीक है, और आर्मेचर का काम क्या होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट के ऊपर एक क्या लगा होता है, ये जो सॉफ्ट होता है इसके ऊपर क्या लगा रहता है, आपका एक आर्मेचर लगा रहता है, ठीक है। क्या लगा रहता है, आर्मेचर। ये जो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों को रिवेट करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है ना। जो सिलिकॉन स्टील की, है ना, जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रिवेट करके बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये जो आर्मेचर होता है ना, तो एक ऐसा बना होता है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रिवेट करके क्या किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। जैसे आपका ट्रांसफार्मर में नहीं होता है ना, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रिवेट कर करके बनाया जाता है, सेम वैसे ही इनको भी रिवेट करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। अब अगर पूछा जाए, अगर हम सिलिकॉन की मात्रा बढ़ाएंगे, है ना, तो क्या, अगर हम सिलिकॉन की मात्रा बढ़ाएंगे तो हिस्टैटिस लॉस को कम करेगा, अगर पत्तियों को लेमिनेटेड करेंगे तो एडी धारा लॉस को कम कर देगी, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो सिलिकॉन स्टील की मात्रा, मतलब कि जो पत्तियों को मोटाई कितनी होती है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, 0.35 mm से 0.5 mm होती है, ठीक है। इन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, 0.35 mm से 0.5 या 0.6 mm होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये आर्मेचर जो होता है, ठीक है, तो आर्मेचर पर हम बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग हम किस में करेंगे, इन खांचों में करेंगे, ठीक है। ये खांचे कितने प्रकार के होते हैं, खांचे हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। पहला कौन सा होता है, खुले खांचे, खुले खांचे, ठीक है। इसकी आकृति कैसी होती है आपकी, सेम ऐसे होती है, ठीक है। तो खैर इस पे तो बाइंडिंग करना हमें बहुत इजी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज हो जाता है ना, मतलब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, बहुत सारा लीकेज हो जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर अपना कौन सा होता है, सेकंड नंबर अपना होता है बंद खांचे, ठीक, बंद खांचे, ठीक है। और तीसरा नंबर कौन सा होता है, अर्धबंद, बंद खांचे, ठीक है। अर्धबंद खांचे, बंद खांचा आपका कैसा होता है, बंद खांचा पूरा पैक रहेगा, अर्धबंद ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा खुला खांचा होता है, इसका प्रयोग नहीं करते हैं ना, क्यों नहीं करते, क्योंकि बाइंडिंग करना तो हमें इजी होता है, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका बंद खांचा। बंद खांचे में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज तो नहीं होता, बट अगर हमारी एक बार बाइंडिंग जल जाती है तो अगर हमें उसको चेंज करना है तो हमें खोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और तीसरा होता है अर्धबंद खांचा, है ना। अर्धबंद खांचा क्या होता है कि इस पे हम आराम से बाइंडिंग भी कर लेते हैं, और अगर हमारी बाइंडिंग जल गई है तो उसको चेंज करने में इजी भी होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का ज्यादा लीकेज भी नहीं होता। इसलिए अत्यधिक मशीनों में किस खांचे का प्रयोग करते हैं, हम अर्धबंद खांचे का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जस्ट इसके आगे हम पढ़ेंगे, है ना, कि आर्मेचर पर हम बाइंडिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। आर्मेचर बाइंडिंग, ठीक है, आर्मेचर बाइंडिंग, है ना। तो आर्मेचर बाइंडिंग हमारी कितनी प्रकार की होती है, 2। एक कौन सी होती है आपकी लैप बाइंडिंग, और सेकेंड नंबर कौन सी होती है, वेव बाइंडिंग, ठीक है। लैप बाइंडिंग में क्या होता है आपका, A बराबर P
और वेब बाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर 2, है ना। ए का मतलब क्या हुआ, इसमें समांतर पथों की संख्या क्या होगी, पोलों की संख्या। लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या बराबर पोलों की संख्या होता है, और वेब बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या बराबर 2 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अभी जब हम आगे इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो इनका बहुत काम आएगा। ठीक है, और खैर हम जब बाइंडिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इन चीजों को अच्छे से समझेंगे, है ना। अभी हमें थोड़ा ही समझना है। आर्मेचर बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, 2, एक लैप बाइंडिंग, एक वेब बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर पी, और वेब बाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर 2। मतलब समांतर पथों की संख्या बराबर इसमें होता है पोलों की संख्या, और इसमें क्या होता है, समांतर पथों की संख्या बराबर 2। ठीक है, अब अगर ए बराबर यहाँ पे पी है ना, तो इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, अधिक धारा व कम वोल्टेज के लिए। ठीक है, और इसका प्रयोग कहां करेंगे, अधिक वोल्टेज व कम धारा के लिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन भी आता है, यहां से क्वेश्चन हमारा ऐसे आता है कि अगर हमें अधिक धारा व कम वोल्टेज करनी है तो आर्मेचर पे कौन सी बाइंडिंग करेंगे, लैप बाइंडिंग, और अगर हमें अधिक वोल्टेज व कम धारा चाहिए तो कौन सी करेंगे, वेब बाइंडिंग। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा अच्छे से, है ना। अब इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट किसमें चलते हैं अपन, कम्यूटेटर में। किसमें चलते हैं, कम्यूटेटर में। कम्यूटेटर का हिंदी नाम क्या है, द्विक परिवर्तक। क्या है, द्विक परिवर्तक। ठीक है, कम्यूटेटर का हिंदी नाम क्या है, द्विक परिवर्तक। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा कम्यूटेटर, तो किस भाग पे स्थित होता है, रोटर वाले भाग पर क्या रहता है, स्थिर रहता है। यह किसका बना होता है, हाइड्रॉन कॉपर, है ना, हाइड्रॉन कॉपर, है ना। हाइड्रॉन कॉपर मतलब कठोर कर्षित तांबे की मोटी पत्तियों को बैकेलाइट के आधार पर कस के क्या जाता है, इसको बनाया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हाइड्रॉन कॉपर जो कठोर कर्षित तांबा, इसको हिंदी से बोलते हैं, है ना। इसको क्या किया जाता है, बैकेलाइट पे कस के बनाया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे इस पे क्या होता है, जैसे हमारे जो कम्यूटेटर होता है, ठीक है, तो कम्यूटेटर पे ऐसे हुआ, है ना, और यहाँ पे बीच में ऐसे इसके सेगमेंट होते हैं, है ना, और इनको एक दूसरे से क्या है, मतलब कि कुचालक के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं, मतलब इंसुलेटेड रहने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अभ्रक का। किसका प्रयोग करते हैं, अभ्रक का, है ना। अभ्रक जो होता है तो विद्युत का क्या होता है, कुचालक, और उष्मा का क्या होता है, चालक। बहुत अच्छा चालक होता है ना। और इस अभ्रक की मोटाई कितनी होती है, अभ्रक की मोटाई होती है 0.5 mm से लेके 1 mm के बीच होती है ना, 1 mm के बीच। ये क्वेश्चन भी आता है ना, कि ये जो हमारा कम्यूटेटर होता है, तो कम्यूटेटर के सेगमेंटों को इंसुलेटेड करने के लिए जो अभ्रक लगाया जाता है, तो अभ्रक की मोटाई कितनी होती है, तो अभ्रक की मोटाई कितनी होती है, 0.5 mm से 1 mm के बीच रखी जाती है। ठीक है ना। और ये जो हमारा कम्यूटेटर है, तो इसका काम होता है, क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। ठीक है, क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। ठीक है, अब जस्ट इसके आगे अब अगर हम किसकी बात करें, ब्रश की, है ना। ठीक है, ब्रश क्या होता है, ब्रश का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, और ब्रश किसका बना होता है, छोटी मशीनों में ब्रश किसका बना होता है, बड़ी मशीनों में ब्रश किसका बना होता है। ठीक है, और कितना भाग ब्रश का घिस जाए तो हमको चेंज कर देना चाहिए। इन विभिन्न चीजों को हम क्या करेंगे, अभी समझेंगे। ठीक है, तो जो ब्रश होता है, तो ब्रश का यूज क्या होता है, बाहरी परिपथ में धारा लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप, बाहरी परिपथ में धारा लेने के लिए ब्रश का यूज करते हैं। ठीक है, बाहरी परिपथ में धारा लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो हमारी छोटी मशीनें हैं, ठीक है, अब हमारी छोटी मशीनें होती हैं, छोटी मशीनों में ब्रश किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। किसका, कार्बन का। और जो बड़ी मशीनें होती हैं,
बड़ी मशीनों में जो हमारा ब्रश किसका बना होता है, बड़ी मशीनों में बना होता है तांबा प्लस कार्बन, ठीक है, किसका बना होता है, तांबा प्लस कार्बन का बना होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसमें जो स्प्रिंग होती है इसका दबाव कितना होता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्प्रिंग का दबाव, ठीक है। तो स्प्रिंग का दबाव जो होता है आपका 0.1 से लेके 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, ठीक है, होता है ना, कि जो मतलब स्प्रिंग का दबाव होता है तो कितना होता है 0.1 से लेके 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका दबाव कितना होता है स्प्रिंग का 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जो ब्रश हमारा होता है तो ब्रश का कितना भाग घिस जाए तो हमें ब्रश को चेंज कर देना चाहिए, या तो कितना भाग रह जाए तो हमें चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा जैसे हमारा मान लीजिए ये हमारा ये क्या हुआ, कार्बन ब्रश हुआ, है ना, क्या हो गया, कार्बन ब्रश, ठीक है, 1 2 3 इतना भाग हो गया, ठीक है। तो 2/3 भाग, है ना, शेष बचा हो, ठीक है, 2/3 भाग शेष बचा हो, है ना, मतलब कि 2/3 भाग घिस जाना चाहिए और 1/3 भाग रह जाने पर हमें क्या कर देना चाहिए, इसको चेंज कर देना चाहिए, ठीक है, इसको ब्रश को, है ना, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब जस्ट इसके आगे हम पढ़ेंगे आप देखिए जो हमारा मशीन को दोनों तरफ से बंद करने के लिए, है ना, ये जो मशीन होती है आपको तो दोनों तरफ से बंद करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एंड प्लेट का प्रयोग करते हैं, किसका, एंड प्लेट का, ठीक है। और एंड प्लेट कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। अब ये जो हमारा कम्यूटेटर होता है तो कम्यूटेटर वाले भाग की तरफ वाले प्लेट को क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड कवर बोलते हैं, और जस्ट इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन वाले प्लेट को हम क्या बोलते हैं, रियर एंड प्लेट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रियर एंड प्लेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी सॉफ्ट की, है ना, सॉफ्ट क्या होता है, ठीक है, सॉफ्ट, तो ये जो सॉफ्ट आपका होता है तो मशीन का जो घूमने वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट, है ना, मशीन का घूमने वाला भाग क्या कहलाता है, सॉफ्ट कहलाता है। और यह किसका बना होता है, तो माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है, किसका बना होता है, सॉफ्ट माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। वर्क इसका क्या होता है, तो यह आर्मेचर तथा कम्यूटेटर मतलब आर्मेचर और कम्यूटेटर को क्या करता है, बेस प्रदान करता है, ठीक है, क्या करता है, आर्मेचर और कम्यूटेटर को बेस प्रदान करता है, ठीक है। अब जस्ट इसके आगे अगर हम क्या पढ़ें, बियरिंग, है ना, बियरिंग, ठीक है, बियरिंग क्या है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो बियरिंग जो होती है हमारी किसकी बनी होती है, गन मेटल या तो क्रोम स्टील की बनी होती है, ठीक है, बियरिंग किसकी बनी होती है, गन मेटल की बनी होती है या तो क्रोम स्टील की बनी होती है। और हर एक मशीन में बियरिंग की संख्या कितनी होती है, 2, है ना, मशीन में बियरिंग की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और बियरिंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहले नंबर हमारी होती है बॉल बियरिंग, वॉल बियरिंग, दूसरा नंबर कौन सी होती है, पहली नंबर होती है बॉल बियरिंग, दूसरी होती है आपकी बुश बियरिंग, ठीक है, और तीसरी होती है आपकी रोलर बियरिंग, ठीक है, तीसरी होती है आपकी रोलर बियरिंग। ये जो हमारी बॉल बियरिंग होती है तो सबसे पहले हम बुश बियरिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बुश बियरिंग जो होती है आपकी, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हमारी जैसे जो ग्राइंडर मशीन होती हैं, मिक्सर मशीनें होती हैं, छोटे वाले कूलर होते हैं, है ना, और क्या कहते हैं छोटी मशीनें होती हैं, फैन हो गया फर्राटा वाला, ठीक है, इनमें कौन सी बियरिंग लगी रहती है, बुश बियरिंग ही लगी रहती है, ठीक है। और फिर बॉल बियरिंग जो हमारे सीलिंग फैन होते हैं, है ना, इनमें सब कौन सी लगी रहती है, बॉल बियरिंग लगी रहती है। और थर्ड नंबर आपका होता है रोलर बियरिंग, ठीक है। तो ये जो रोलर बियरिंग होती है तो ये ऐसे आकार में होती है, ठीक है, और इस पे सॉफ्ट जैसे रहता है, ठीक है। इसका प्रयोग जो हमारी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, है ना, इंडक्शन मोटर वगैरह बड़ी बड़ी मशीनों में, है ना, इस बेयरिंग हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो बेयरिंग क्या होती है, किसकी बनी होती है, गन मेटल या तो क्रोम स्टील की बनी होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, कौन कौन सी, बॉल बेयरिंग, बुश बेयरिंग और रोलर बेयरिंग, ठीक है। अब जस्ट बेयरिंग के बाद आगे वाले हम पार्ट्स कौन सा पढ़ेंगे,
बियरिंग के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है टर्मिनल बॉक्स, ठीक है, टर्मिनल बॉक्स, ठीक है। तो टर्मिनल बॉक्स का काम क्या होता है? टर्मिनल बॉक्स का काम होता है आपका, है ना, सप्लाई देने के लिए, है ना, जैसे हमारे सीरीज, फील्ड, आर्मेचर, ठीक है ना, अलग अलग सप्लाई देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टर्मिनल बॉक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा होता है क्या? नेम प्लेट, है ना, क्या होता है? नेम प्लेट, ठीक है। नेम प्लेट, किसी भी मशीन में नेम प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर मशीन में नेम प्लेट लिखा हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि हमारी मशीन है कौन सी एक्चुअली, है ना, और कितने वाट की है ना, या तो कितने केवीए की है, जो जैसा है, ठीक है। और उसके हम विभिन्न चीजों के बारे में क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मशीन हमारी कितनी एफिशिएंसी देती है, ठीक है, मतलब उसका पूरा डाटा जो होता है तो नेम प्लेट में हमारे लिखा रहता है, ठीक है। फिर जस्ट इसका एक भाग और आपको दिख रहा होगा, आई होल या तो आई बोल्ट, है ना। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि ये जो आपका आई होल है, यहाँ पे इसके अंदर हमें एक रॉड डाल के और इस मशीन को अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो इसको आराम से क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हैं और ले जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अकेले कोई व्यक्ति इस मशीन को उठाएगा, है ना, तो दिक्कत हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है उसका, है ना। तो अगर वो रॉड डाल के उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से ले जा सकता है, ठीक है। तो ये बात रही हमारे इस मशीन के विभिन्न पार्टों के बारे में, ठीक है। अब जस्ट इसके आगे वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? डीसी जनरेटर पढ़ेंगे, ठीक है, कि डीसी जनरेटर क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, और जस्ट इसके आगे